मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी सुबह के अखबारों में छपी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे और उनका आपके हमारे जीवन पे क्या असर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है। लगातार 6 दिन हाउस नहीं चला है। हालांकि शोर शराबे में एक बिल राज्यसभा से पास हुआ और एक बिल लोकसभा से पास हुआ। कल भी एक बिल लोकसभा से पास हुआ था। तो सरकारी काम चल रहा है, लेकिन शोर शराबे के बीच ये जो व्यवस्था होती है कि किसी बिल पर चर्चा हो, चर्चा के बाद उस पर वोटिंग हो, वॉइस वोट हो, तो वो सब नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? कि कांग्रेस मणिपुर पर प्रधानमंत्री का बयान चाहती है। कांग्रेस की डिमांड पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करेगा, तो वहां प्रधानमंत्री का जवाब होना ही है। और अविश्वास प्रस्ताव में भी आपको वही बातें कहनी है जो मणिपुर पर चर्चा करते हुए कहते हैं, यानी आप मणिपुर पर वही सब बातें, मणिपुर को लेकर सारी बातें करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि चर्चा होगी, उसमें कुछ सोल्यूशन निकलेगा, कुछ कमियां हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसमें विपक्ष को कम से कम अब चर्चा शुरू करनी चाहिए, हाउस चलने देना चाहिए। क्योंकि जो हाउस है ये देश की प्रॉपर्टी है। देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि जो हमारे सांसद जिनको हमने चुन के भेजा वो हमारी मांग उठाएंगे, वहाँ हमारी बातें उठाएंगे, हमारी समस्याओं को उठाएंगे। तो अगर हाउस एडजॉर्न हो गया तो फिर कैसे उठेगा? तो हाउस एडजॉर्न हो, कोई काम ना हो, उससे बढ़ेगा आप हाउस में काम करिए, सरकार को घेरिए। क्योंकि सरकार को घेरेंगे तो सरकार आपके लिए जवाब देने के लिए मजबूर होगी, सरकार आपका रिप्लाई करेगी। तो सरकार को घेरने के लिए संसद और विधानसभाएं होती है, न कि एडजॉर्न करने के लिए। तो आज हम उम्मीद तो नहीं कर सकते कि आज भी हाउस चलेगा, लेकिन फिर भी विपक्ष को हाउस चलने देना चाहिए। तो मित्रों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक रैली की थी और वहां उनके हाथ एक नया हथियार लग गया। ये हथियार कांग्रेस की लाल डायरी है। ये लाल डायरी कांग्रेस के ही मंत्री हैं राजेंद्र गुढ़ा। जब इन्होंने कहा कि मणिपुर से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध आपके राजस्थान में हो रहे हैं, तो उनको मंत्री पद से हटा दिया। और उसके बाद उन्होंने एक लाल किताब लेके, लाल डायरी लेके संसद विधानसभा में आए। हालांकि विधानसभा में उनको बोलने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उन्होंने बाद में मीडिया के पास गए, उन्होंने कहा कि इस लाल डायरी में बहुत सारे राज हैं, और वो ऐसे राज हैं कि जिनमें सबकी पोल खुलेगी। और उन्होंने इंडिकेट किया कि जो भी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनाव में एक एक विधायक को बेचा गया, यानी उसके वोट के बदले पैसे लिए गए। तो उस लाल डायरी में वो राज है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला है, और उस मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राजनीति होगी। और राजनीति इसलिए होगी कि विधानसभा का चुनाव है। और आपको बता दें कि इस विधानसभा के चुनाव में गहलोत के खिलाफ जो मुकदमे हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले, वो अपनी जगह है। उसके अलावा जो भाजपा के नेता हैं उन पर भी मुकदमे हैं, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो इन आरोपों को लेकर अगला जो विधानसभा चुनाव होगा, वो निश्चित तौर पर उन चुनाव में ये मुद्दे बहुत बड़े चुनाव के मुद्दे बनेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री ने वो डायरी का मुद्दा उठाकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा बनने वाला है। और उन्होंने जैसे कहा कि कांग्रेस की लूट की दुकान में उनका एक नया प्रोडक्ट आ गया है, लाल किताब, लाल डायरी। तो उस लाल डायरी में क्या होगा वो तो मंत्री ने नहीं बताया, लेकिन जो सुनने समझ में आ रहा है कि उसमें उन सब बातों का जिक्र किया गया है जिन बातों को लेकर गुढ़ा ने जैसे कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है, महिलाओं के अपराध का मामला है। उन्होंने कहा कि उसमें जितने भी अपराध हैं, जितने भी भ्रष्टाचार के मामले, उन सब में उस डायरी में लिखे गए। तो देखते हैं कि अब उस डायरी में क्या होगा। मित्रों, मणिपुर की घटना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया था और सरकार से रिपोर्ट मांगी थी 28 जुलाई तक रिपोर्ट करो। तो जो होम मिनिस्ट्री ने अपना रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें कहा है कि सीबीआई को
जांच सौंप दी है इस पूरे घटना की, यानी जो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था उसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। और उसमें जो आरोपी है उनको अरेस्ट किया गया है। तो उस तमाम उन्होंने मामले उठाए, उन्होंने उसमें पूरा जिक्र किया हुआ है। तो आज उसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो सरकार ने तो एक्शन ले लिया, एफआईआर भी लॉन्च हो गई, उनको जो 4 लड़के थे उनको भी अरेस्ट कर दिया और अब मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। पर क्योंकि एक चीज़ और समझनी होगी यहाँ पर कि मणिपुर का मामला बहुत सेंसिटिव है और वहाँ जो कुकी और मैतेई समाज के बीच में जो नफरत का माहौल है उसको ख़त्म करने की, कम करने की ज़रूरत है। और उसमें क्योंकि वो जो नफरत है उस नफरत तभी ख़त्म हो सकती है जब दोनों समाज के लोग आपस में बैठेंगे और जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं, वो बैठे इनको समझाएं। क्योंकि वहाँ पुलिस की गोली या आर्मी के कारण शांति नहीं होगी, वहाँ शांति आपस में भाईचारा बढ़ाने के कारण होगी। तो ये बहुत बड़ा इशू है मणिपुर में। मित्रों, एक पाकिस्तान से खबर आई कि पाकिस्तान की जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वहाँ एक टीचर, प्रोफेसर और एक जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वहाँ छात्राओं की कुछ तस्वीरें खींची हैं और उनको पास करने या नंबर बढ़ाने के लालच में उनकी फ़ोटो खींच कर उनको बेचा है। और उसमें जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान का केंद्रीय मंत्री चीमा है, उनका बेटा है। तो ये एक इशू है। अब इसमें क्या पाकिस्तान में होगा, क्या एक्शन होगा, वो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में भी ये इशू उठेगा। पाकिस्तान की जो संसद है वहाँ ये होगा। मित्रों, आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था, जब सिसोदिया के वकील ने कहा था कि उनकी पत्नी बीमार है और इतनी भयानक बीमार है कि वो ठीक नहीं हो सकती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने खुद ही मानवीय आधार पर कहा कि वाकई ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, लाइलाज है और इसमें तो उनको केयर की ज़रूरत है। तो इसके लिए उन्होंने खुद ही कहा था कि आप जमानत याचिका दाखिल करो। तो उनके वकील ने जमानत याचिका दाखिल कर दी है, उस पर आज सुनवाई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाए, जैसे कि सत्येंद्र जैन को मिला है। ईडी और सीबीआई का कहना है कि उनके बहुत प्रूफ मिले हैं, लेकिन चार्जशीट में तो ऐसी इतने प्रूफ या इस तरह के प्रूफों की बात नहीं हो पा रही है। लेकिन खैर ये मामला भी सब जुडिस है और इसमें जांच आगे चल रही है। इसमें केसीआर की बेटी, उन तक भी जांच गई है, उनको भी पूछा गया है। तो उसमें भी देखते हैं कि आगे इसमें क्या होने वाला है। और मित्रों, एमपी पुलिस को पटवारी परीक्षा में धांधली का इनपुट मिला था, बड़ी धांधली हुई है और उसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और एक स्टूडेंट इसमें शिकायत की थी कि 8 से 12 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस के पास ये इनपुट था। पुलिस की फिर जब पुलिस ने आगे जांच की तो उसमें पता लगा और फिर 5 लोगों को अलग अलग दिनों में, उन्हें पिछले 5 दिनों में 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। लेकिन उन्हें छोटा मोटा अपराधी समझकर सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें एक्चुअल अपराध क्या है इसके बारे में उनको ऐसे प्रूफ नहीं है। बस किसी ने कहा कि इसने किया, उसने किया, इसने पैसे मांगे, लेकिन अभी प्रूफ नहीं मिले। तो ये पटवारी घोटाला है, भर्ती घोटाला, ये ऑनलाइन परीक्षा 15 मार्च से 26 मार्च तक चली थी और परीक्षा राज्य के 13 शहरों में ऑनलाइन आयोजित की गई थी। इनमें 9 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए थे, जिनका रिजल्ट 30 जून को आ गया था। लेकिन विवाद 10 जुलाई के बाद बढ़ा, जब लोगों को पता चला कि 10 में से 7 टॉपर एक ही सेंटर के हैं। और मीडिया सेंटर के मुताबिक यह सेंटर ग्वालियर का NRI कॉलेज था। सवाल उठा के आखिर एक ही सेंटर के 7 बच्चे कैसे टॉप हो सकते 10 में से 7। तो अब उसमें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो उसमें आगे की बात जरूर पता लगेगी कि कितना उसमें जांच हुई, क्या हुआ।
मित्रों, आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी जो एएसआई सर्वे की बात है, उस पर 3 अगस्त तक रोक लगा दी गई है और 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट उसमें डिसीजन देगा कि उस पर एएसआई की सर्वे होना है कि नहीं होना है, क्योंकि विवाद है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाया गया था, तोड़कर बनाया गया था और वहाँ आज भी शिवलिंग है। तो जो आज का वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो देवी अहिल्याबाई ने, जो इंदौर की महारानी थी, मालवा की, उन्होंने बनाया था। तो असली जो मंदिर है वो वही ज्ञानवापी में है। तो उसको लेकर अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि उसके नीचे भी मंदिर के अवशेष मिलेंगे, जैसे कि राम मंदिर अयोध्या में जब मस्जिद को खोदा गया था उसमें बहुत सारे अवशेष मिले थे। तो ये जो वाराणसी कोर्ट में 91 का मुकदमा चल रहा था और जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा की परमिशन मांगी गई थी, मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ हाईकोर्ट गई थी। 93 में हाईकोर्ट ने यथास्थिति कायम करने का आदेश दिया था और 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर इस मामले की सुनवाई हुई और उस कोर्ट ने फिर एएसआई जांच के आदेश दे दिए। तो अब ये लाल डायरी को लेके बड़ा मजाक चल रहा है कि लाल डायरी जब बीजेपी ने उठाया, यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल डायरी है जिसमें घोटाले हैं, तो कांग्रेस ने और गहलोत ने बड़ी उसको ह्यूमरस तरीके से कहा कि लाल तो गैस का सिलेंडर हुआ है जो 400 से 1100 रुपये हो गया और टमाटर लाल हो गया जो 40-50 रुपये से आज 200-300 रुपये का बिक रहा है। तो इसके बीच मित्रों, जो ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था और सरकार को डांट लगाई थी, कहा था कि आप इसको क्या आपके पास कोई और व्यक्ति नहीं है जो ईडी के लायक हो। तो कल सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने एक्सटेंशन मांगा कि इतनी जल्दी नया ईडी अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक कार्यकाल बढ़ा दिया है और फिर उन्हें कहा कि ये आगे नहीं बढ़ेगा और आप इस बीच नए ईडी की नियुक्ति करो। तो दरअसल ये भी बड़ी गजब की बात है कि एक ईडी किसी आईपीएस ऑफिसर को बनना है, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा उनमें से जो 2-3 पैनल हो गए उनमें से एक को बनना है। तो जो कमेटी है, जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री हैं, 3 लोग हैं, तो 3 लोग मिलकर तय कर लो उसमें कौन सा ऑफिसर को रखना है। ये बात सही कि संजय कुमार मिश्रा को ये 4थी या 5वीं बार एक्सटेंशन मिली है। तो एक रिटायर आदमी को बार-बार एक्सटेंशन देने का भी कोई तुक नहीं होता है, क्योंकि उनके नीचे जो लोग लाइन पर लगे हुए हैं, जो ऑफिसर, उन तो बिना डायरेक्टर बने ही रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि आईपीएस के पास 3-4 ही पोस्ट होती हैं जो हाई प्रोफाइल पोस्ट होती है। सीबीआई का डायरेक्टर होता है, ईडी का डायरेक्टर होता है, राव का डायरेक्टर होता है, आईबी का डायरेक्टर होता है और बाकी और भी हैं, जैसे सीआरपीएफ का जो डीजी होता है या सीआईएसएफ का डीजी या आईटीबीपी का डीजी, ये सारे आईपीएस होते हैं। तो एक व्यक्ति का हक मरता है जो सीनियरिटी में, तो इसलिए आईपीएस का जो हक है उसको तो कम से कम नहीं मारना चाहिए। मित्र, एक बहुत जबरदस्त सरकार ने एक डिसीजन कल हुआ है, राज्यसभा से एक कानून पास हुआ है और ये फिल्म पायरेसी को लेकर है। अगर कोई व्यक्ति किसी फिल्म की चोरी करता है, उसके सीन, उसके गीत या उसको किसी सिनेमा हॉल में जाकर रिकॉर्ड करता है और उसका प्रदर्शन करता है, तो उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है और फिल्म का 5% का जुर्माना या 3 लाख रुपए। अगर छोटी फिल्म है तो 3 लाख रुपए, बड़ी फिल्म है तो उसका 5%। मान जाए बाहुबली है और बाहुबली का निर्माण 500 करोड़ रुपए में हुआ, तो अगर बाहुबली की आपने पायरेटेड फिल्म दिखाई तो उसका 5% आपको जुर्माना होगा, तो यानी आपको घर बार सब किया गया। तो ये जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है 1952 का, उसमें कल अमेंडमेंट हुआ है और उसके बाद कल शोर शराबे पास हुआ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिल है, पास हो गया। मित्रों, श्री राम मंदिर का नया ढांचा और जो मंडप है वो तैयार हो गए और मूर्तियों की और जो दीवारें हैं, दीवारों पर नक्काशी का फाइनल टच दिया जा रहा है और इसके लिए जनवरी में
इनोग्रेशन के लिए यानी प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की जो मूर्ति है अभी एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर में है, तो उनको रामलला को वहाँ नए मंदिर में स्थापित करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 15 जनवरी से 24 जनवरी तक का समय तय हुआ है, क्योंकि 14 जनवरी को जब मकरायण होगा, सूर्य उत्तरायण होंगे, तो वो एक पवित्र समय है 14 जनवरी से लेके और 24 जनवरी तक। तो उस बीच प्रधानमंत्री को किसी एक दिन वहां आकर उद्घाटन करना है, और वो मोस्ट प्रॉब्ली 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, और उसके बाद राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा, और देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। घर घर बीजेपी के लोग जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि कितना बड़ा काम ये हुआ है, वर्षों में 700-800 सालों का आंदोलन खत्म हुआ और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो अब एक लड़की है जो अंजू, पाकिस्तान गई है, वहां उसने शादी कर ली है। अब उस पर डाउट किया जा रहा है कि वो ISI की एजेंट बन गई है। तो भारत में क्या होगी, नसरुल्लाह की फातिमा या अरविंद की पत्नी, क्या क्या सबूत देने पड़ेंगे। जो दिल्ली में जो गाजियाबाद है, यहाँ एक लड़की पाकिस्तान की आई है, सीमा हैदर, तो उसको कुछ दिन अरेस्ट किया, फिर बेल पर है, और उसकी शादी को लेकर बड़ी चर्चा है कि पाकिस्तान से एक लड़की आ गई, वो एजेंट है, जासूस है। इसी तरह से भारत की लड़की पाकिस्तान चलेगी तो उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी जासूस है। और अभी नया और किस्सा आया है कि चीन की एक लड़की पाकिस्तान चलेगी और वहाँ भी उसने एक चीनी जो पाकिस्तानी दोस्त है उससे शादी कर ली है। तो ये बड़ी इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर हटके है कि आईफोन खरीदने के लिए महिला ने अपना बच्चा बेच दिया है। ये पश्चिम बंगाल की घटना है, और 8 महीने के बच्चे को बेच डाला उसने। महिला ने रील बनाने के लिए बच्चे को खरीदने वाली महिला समेत 4 लोगों को पकड़ा है, यानी जिन्होंने खरीदा है उनको भी अरेस्ट किया गया है। और चौंकाने वाली बात यह कि पिता ने अपनी 7 साल की बेटी को बेचने की कोशिश की थी। पुलिस इस मामले की जांच करी, कैसे कैसे इस देश में घटनाएं घट रही हैं। और कल मित्रों आपने देखा कि पूरा जो विपक्ष था वो काले कपड़े पहनकर संसद भवन आया था। तो एक पवित्र स्थान जो मंदिर है लोकतंत्र का, वहां इस तरह से काले कपड़े पहनकर आना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अनुचित है। और इसके अलावा मित्रों जो कुछ और खबरें हैं उसकी भी थोड़ी चर्चा की जाए। और जो खबरें आप लोगों से संबंधित होती है, जो हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली ये अखबारों से लेते हैं, तो अखबारों में कुछ महत्वपूर्ण खबरें छपती है उससे पहले हम चर्चा करते हैं। और ये उन लोगों के लिए खासकर मैं बनाता हूँ जो अखबार नहीं पढ़ पाते हैं और उनके पास समय नहीं होता, तो ये थोड़ा सा समय निकाल ले तो उनको मोटा मोटा का अंदाजा हो जाएगा कि आज क्या छपा है। और चंद्रयान 3 जो पृथ्वी की जो कक्षा है उसके दूसरे राउंड में पहुंच गया था, और अब नेक्स्ट राउंड इसका होगा कि ये चंद्रमा के जो कक्षा है वहां पहुंचने वाला है। तो ये जैसे ही ये कुछ ही दिनों में, यानी ऐसा लगता है कि ये जो है पृथ्वी कक्षा से ये 5-6 चक्कर लगाकर और उसके बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। और 23 अगस्त की तारीख अभी तय हुई है। 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा, यानी जो रोबोट है वो उतर जाएगा। और बाकी जो उसका जो यान है वो चंद्रमा का चक्कर काटता रहेगा, जैसे कि चंद्रयान 2 का है। उसका जो रोबोट था वो तो उसकी जो लैंडिंग हुई थी वो क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन उसका जो जहाज है, उसका यान है, वो अभी भी चंद्रमा की चक्कर काट रहा है, वहाँ से फिल्में देख रहा है। उसकी उम्र लगभग 7 साल है, तो 4 साल हो चुके हैं, 3 साल और अभी वहाँ चक्कर लगाएगा। मित्रों एक चिंता वाली बात है कि दुनिया में इस साल जुलाई में सबसे गर्म रहा, और ये हर महीने गर्म हो रहा है, हर साल गर्म हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के कारण। और ऐसा उम्मीद की जा रही है, आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि
2100 तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स होंगी, खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, अनाज की कमी हो जाएगी, अनेक तरह की बीमारियां फैल जाएंगी। तो उसके लिए जो मानव जाति को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मानव जाति नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि मानव जाति को विकास करना है। अमेरिका कहता है कि मुझे जीडीपी बढ़ानी है, अपने जो हमारे नागरिक हैं उन नागरिकों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हम कम नहीं कर सकते। इसलिए हम उत्पादन करेंगे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेंगे, हम अपनी फैक्ट्रियों को बंद नहीं करेंगे। और यही हाल चीन का है, यही हाल यूरोपियन देशों का है। और जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपना जो उत्पादन है वो कम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जीडीपी गिर जाएगी। और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको अपना उत्पादन बढ़ाना है क्योंकि उनके अपने लोगों का गरीबी दूर करनी है, उनको उनकी जीवन शैली में बदलाव करना है। तो अभी जो इसलिए हर साल दर साल जो धरती के तापमान में परिवर्तन हो रहा है और ये 2019 से 2023 यानी इन 4 सालों में 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। हालांकि जो 1848 1850 से बात करें, जब से औद्योगिक युग शुरू हुआ था, तो तब से अब तक करीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और 2100 तक ये करीबन 2 डिग्री हो जाएगा। तो इसके लिए एक बड़ी चिंताजनक बात है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस जो कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद कई कन्वेंशन हुए, लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई क्योंकि जो डेवलप कंट्री वो उसको मानने को राजी नहीं है। इसके अलावा कल गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर पर पैनी नजर है सरकार की। और कल गृह मंत्री ने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये जो हमने जैसे घटना घटी है, वो घटना के 3 घंटे के अंदर ही हमने बैठ लिया, वहाँ हालात कैसे ठीक हो उस पर हमने चर्चा की। और वो ये बात सही लगी कि अमित शाह 3 दिन मणिपुर रहे और उन्होंने उन दौरान बड़ी शांति रही और उन्होंने उनके रिक्वेस्ट पर बहुत सारे लोगों ने हथियार भी डाल दिए थे। और मित्रों, ये तो मणिपुर की घटना तो वाकई ये दुख देने वाली, परेशान करने वाली घटना है। मित्रों, कल जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में एक बयान दिया और वो बयान उन्होंने देश की जो हमारे देश की विदेश नीति है उसको लेकर उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जो भारत की विदेश नीति है वो जन प्रेरित है, यानी जो जनता की इच्छा, जनता की भलाई में होता है उसके लिए हम, और जब भारत कोई बात उठाता है तो केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए अपनी बातें उठाता है और उसकी बात पर वजन होता है, उनकी बात को महत्व भी दिया जाता है। और मित्रों, एक खबर है कि कल एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो मनरेगा का बजट है उसको घटाकर 60,000 करोड़ करने पर आपत्ति जताई थी। और ये बात संसद में कई बार हो चुका है कि मनरेगा का बजट कम नहीं हो सकता है। अब बजट में चाहे उसे कम कर दो, लेकिन चूंकि कानूनी प्रोविजन है कि आपको जितनी मांग होगी, मजदूर करने की जितनी मांग होगी आपको उसको देना पड़ेगा। और इसलिए सरकार उसमें बजट का इंतजाम सरकार को करना पड़ता है। तो मनरेगा को लेकर ये जो बातें फैलाई जाती हैं कि बजट कम हो गया, वो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। अनचाही कॉल करने वाले 32,000 फोन नंबर बंद किए गए, झूठ के फोन करते रहते। एक ट्राई ने निदेशक मोबाइल सेवा प्रदाता ने की कार्रवाई पिछले 3 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। तो मित्रों, ये तो हिंदुस्तान की समीक्षा हो गई और अब देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में क्या कुछ खास छपाई होगी।
इंडियन एक्सप्रेस में कुछ न कुछ खबरें, महत्वपूर्ण खबरें छपी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 8 महीने बाद पहले बाली में मिले थे 8 महीने पहले, और अब दोबारा इन दोनों के बीच में बात होगी। और ये दोनों देश के बीच में जो तो इन्होंने दोनों नेताओं के बीच में एक टेलीफोनिक बातचीत होगी, और इसमें दोनों देशों के जो हालात हैं, जो LAC पर तनाव है, उसको खत्म करने के लिए बात हुई। बाली में भी बात हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि वो G20 कॉन्फ्रेंस थी, और अब फिर G20 कॉन्फ्रेंस है सितंबर 9 को भारत में, वहाँ शी जिनपिंग आएंगे, तो फिर वहाँ भी दोनों नेताओं के बीच में बात होगी। तो बात होने से सॉल्यूशन ही निकलेगा। और मित्रों, इसके अलावा जो G20 की तैयारियां हो रही हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि मित्रों बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान में जो शहबाज है प्रधानमंत्री, उनका एक साथी है, वो ड्रोन के माध्यम से पंजाब प्रांत में ड्रग्स सप्लाई करते थे, ड्रग्स गिराते थे। अगर आपने एक फिल्म देखी होगी अनुराग कश्यप की उड़ता पंजाब, उसमें था कि पाकिस्तानी तरफ से कैसे लोग ड्रग के पैकेट बना के फेंकते हैं हिंदुस्तान में। और मित्रों, आज कल गहलोत और PM के बीच में जो ट्विटर वार हुआ, वो भी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि गहलोत ने एक ट्वीट किया था कि उनका 3 मिनट का भाषण था, PM उन्हें हटा दिया है, तो वो भाषण नहीं दे पाएंगे। जो राजस्थान में कल सीकर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तो वहाँ केवल प्रधानमंत्री को बोलना है और इनको सिर्फ खड़ा होना है। तो इन्होंने कहा कि मैं आपका धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको ट्वीट के माध्यम से आपका स्वागत कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर PMO ने बयान दिया कि आपके ऑफिस ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है, आप समारोह में शामिल नहीं होंगे, इसलिए आपका हटाया गया वहाँ से। तो वो ट्विटर वार चलता रहा। मतलब बारिश का आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में कई जगह, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश के कारण जगह जगह वाटर लॉगिंग हुई है, और उसके कारण लोगों का जीवन थोड़ा सा कष्ट में आया है। लेकिन एक मानसून है जिसमें ऐसा होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपकी कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।